स्वागत है आपका यूट्यूब के ईडू अड्डा चैनल पे। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो लोग नेट जेआरएफ से हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी हिंदी साहित्य से कर रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को किस प्रकार से लिखा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का सिद्धांत क्या है और किस प्रकार से अलग अलग साहित्यकारों ने अपना साहित्य लिखा है, किसको आधार मानकर लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हीनता को नष्ट करना। उसके बाद साहित्य का शाब्दिक अर्थ होता है सबका हित, और इतिहास का शाब्दिक अर्थ पता ही है, अतीत की घटनाओं का पुनरावलोकन। तो इस प्रकार से इतिहास तथ्य की अभिव्यक्ति करता है और साहित्य सत्य की अभिव्यक्ति करता है। तो इस प्रकार से हीनता को नष्ट करते हुए सबके हित को तथ्यात्मक ढंग पर सत्य की अभिव्यक्ति ही साहित्य का इतिहास है। तो इस प्रकार से हम लोग साहित्य के हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके शाब्दिक अर्थ को जाने हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इतिहास लेखन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। किसी भी विषय का जब इतिहास लिखा जाता है तो जो इतिहासकार है वो किस चीज़ को आधार बनाता है, क्योंकि वो ऐसे तो लिखेगा नहीं, कुछ न कुछ उसके माइंड में होना चाहिए किस प्रकार से वो व्यवस्थित कर रहा है तथ्यों को। तो यहाँ पे जो हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा गया है उसको 5 वर्गों में बांटा गया है। किस आधार पर लिखा गया है इसको। पहला है वर्णानुक्रमिक पद्धति, दूसरा कालानुक्रमिक पद्धति, तीसरा वैज्ञानिक पद्धति, चौथा विधेयवादी पद्धति, पांचवा समाजशास्त्री पद्धति। इसी 5 पद्धतियों का प्रयोग करके हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा गया है। और किस किस साहित्यकार ने किस पद्धति का प्रयोग किया है यहाँ पे हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये। पहला है वर्णानुक्रमिक पद्धति, और इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले कर लें या इन्हीं लोगों ने ही किया है, गाशी और शिव सिंह सेंगर ने। इस पद्धति में क्या होता है कि जो कवि या लेखक होते हैं उनका परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम में दिया जाता है। जैसे उनका नाम अगर मान लीजिए नगेंद्र हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो नगेंद्र में उनके जो पहला अक्षर है उनके नाम का न और हजारी प्रसाद द्विवेदी में ह है। तो जब इस पद्धति का प्रयोग करते हुए आप लिखेंगे तो पहले नगेंद्र को लिखेंगे, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखेंगे। इसमें दोष क्या है कि कालक्रम अलग अलग होने के बाद भी कवि को एक ही साथ रखा जाता है, तो ये इसमें दोष है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे केशवदास हैं और कबीरदास हैं। तो जैसा कि आपको पता है कबीरदास जी भक्ति काल के हैं और केशवदास जी रीति काल के हैं। लेकिन जब इस पद्धति का प्रयोग करते हुए अगर आप इतिहास लिख रहे हैं तो केशवदास और कबीरदास को एक ही साथ लिखेंगे, क्योंकि इन लोगों का नाम क से ही शुरू हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो पद्धति है वो दोषपूर्ण है, लेकिन इसका प्रयोग गाशा बतासी और शिव सिंह सेंगर ने किया है। अगला है कालानुक्रमिक पद्धति। तो कालानुक्रमिक पद्धति में क्या होता है, ये कालानुक्रमिक पद्धति क्या है, इसमें कवियों लेखकों का विलय ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है, और इसका प्रयोग जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने किया है। फिर अगला है वैज्ञानिक पद्धति। अगला वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति क्या है कि इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। मतलब यह एक वैज्ञानिक तरीका है, इसमें तथ्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है। इस पद्धति में क्रमबद्धता तथा तथ्यों की पुष्टिता अनिवार्य है, क्योंकि यह वैज्ञानिक पद्धति है। लेकिन यह पद्धति भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इतिहास लेखन तथ्यों को ही नहीं केवल बल्कि व्याख्या और विश्लेषण की भी मांग करता है। अतः किसी भी इतिहास का विश्लेषण अनिवार्य है, तो इसलिए यह पद्धति भी दोषपूर्ण है। अगला है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति क्या होता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है और सर्वाधिक ये मतलब अच्छी है सबसे लिखने का, जो इसके माध्यम से जो लिखा जाता है, इसका प्रयोग करके जब लिखा जाता है तो वह इतिहास अच्छा होता है। इसका प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, और इस पद्धति का जन्मदाता तेन था। तेन महोदय ने इस पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है, जाति, वातावरण और क्षण। तो इसमें क्या होता है कि जब हम साहित्य के इतिहास को लिखते हैं तो उसमें हम
वहाँ की जाति को ध्यान में रखेंगे, वातावरण को ध्यान में रखेंगे और वहाँ वो टाइम क्या था, समय क्या था, उस सब को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो इसी पद्धति पे लिखा गया है और इनके साहित्य का इतिहास जो है वो 1929 में प्रकाशित हुआ और काफ़ी उसका जो है विशेष स्थान है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो अगला है समाजशास्त्री पद्धति। समाजशास्त्री पद्धति क्या होता है? इस पद्धति का प्रयोग रामविलास शर्मा ने किया है और समाजशास्त्री पद्धति मार्क्सवाद पे आधारित है, जो मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिक सिद्धांत पर यह पद्धति आधारित है। इसमें समाज और व्यक्ति की असंगतियों एवं अंतर विरोधों को पहचानने का प्रयत्न किया जाता है। इसके अनुसार ये असंगतियाँ एवं अंतर विरोध साहित्य में भी वर्तमान हैं या साहित्य में भी विद्यमान हैं, वर्तमान में भी हैं, क्योंकि जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसमें समाज में जो द्वंद्वात्मक और भौतिक सिद्धांत हैं उसको व्याख्यायित किया गया है और रामविलास शर्मा का यही मत है कि ये जो अंतर विरोध हैं, द्वंद्व हैं, वो साहित्य में भी मतलब विद्यमान हैं। तो इस पद्धति का प्रयोग रामविलास शर्मा ने किया है। इस प्रकार से हमने पांचों पद्धतियों को समझा है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।